प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रविशंकर कक्षा 10 विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विज्ञान में फिजिक्स का पहला चैप्टर है परावर्तन तथा अपवर्तन। टॉपिक है लाइट, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें आता है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति आँखों द्वारा होती है। तो यह कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति आँखों द्वारा होती है, जिसे हम आँखों द्वारा देख पाते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है, सीधा बढ़ता है सरल रेखा में, तथा निर्वात में इसका वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में इसका जो वेग होता है वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ये लिखा हुआ है कि निर्वात में वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। आगे इसमें आता है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन इम्पोर्टेंट है, समझेंगे। जब प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो देखें, ये कोई माध्यम का पृष्ठ ले लिया, ये कोई पृष्ठ है माध्यम का, जिसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। और ये मैंने यहाँ खींच दिया अविलंब, और ये मैंने यहाँ बना दिया अविलंब। ये कोई पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ, ये अविलंब। इस पृष्ठ से ऊपर एक माध्यम, इस पृष्ठ से नीचे दूसरा माध्यम। देखें, एक माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण, एक माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण चलती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये कोई पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम, जिसे माध्यम 1 कह लें, पृष्ठ के नीचे दूसरा माध्यम। कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, परावर्तक पृष्ठ की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जो प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के आई उसे कहते हैं आपतित किरण, और टकराकर जो वापस लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आने वाली जो किरण है वो अविलंब के साथ कोण बनाती है, उसे आई कहते हैं। और आई को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आपतन कोण। और जो लौट कर जाने वाली किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम आर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो समझा जाए कि जब प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित हुआ और माध्यम के पृष्ठ से टकराया, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस हो गया। जब प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखें, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अविलंब है। जो किरण आई थी, आने का एरो लगा हुआ है ना, जो किरण आई थी उसे कहेंगे आपतित किरण, और माध्यम की सतह से टकराकर जो लौट गई उसे कहेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है आई, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। और माध्यम के पृष्ठ से टकराकर जो लौट के जाने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आर, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये परिभाषा, जब प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे है
प्रकाश के परावर्तन के निम्न नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपकी हो गई परावर्तित किरण, और अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में। देखें, आपतित किरण भी यहीं आ रही है, परावर्तित किरण भी यहीं है, अविलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण की बात करें, वह दर्पण जिसे किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये कोई गोला है खोखला, और इस खोखले गोले को मैंने काट दिया, इसे मैंने काट दिया तो ये दो भाग ऐसे नज़र आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। जब इसे हम काट देंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा। एक खोखला गोला, इसे मैंने काट दिया तो ये दो भागों में बट गया। तो देखें, ये परिभाषा कह रहा है वह दर्पण जिसे किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब किसी गोलीय दर्पण को काट कर, इसका मैंने काट के एक भाग कर दिया, इसको भी मैंने काट के एक भाग कर दिया, तो वह दर्पण जिसे किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, पहला है अवतल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण। यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखें, ये खोखला गोला था, इसे मैंने काट दिया, ये खोखला गोला था, खोखले गोले को काट के मैंने इसका ये भाग कर दिया। एक खोखला गोला था, इसे मैंने काट के एक भाग कर दिया, तो देखें तो ये बन गया गोलीय दर्पण। खोखला गोला, इसे मैंने काटा और एक इसका भाग बन गया, तो ये आपका बन गया गोलीय दर्पण। अब इसके उभरे हुए भाग पर, यानी बाहर की ओर, इसके उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग का मतलब बाहर की ओर, तो क्वेश्चन कह रहा है वह दर्पण जिसे किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। यदि खोखले गोले की उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण बन जाता है। तो गोला था ये, और खोखला गोला था, तो इसके उभरे हुए भाग पर मैंने पॉलिश कर दी, और उभरे हुए भाग का मतलब बाहर की ओर पॉलिश कर दी, तो ये बन गया अवतल दर्पण। ये ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अभिसारी का मतलब इकट्ठा करने वाला, अभिसारी का मतलब इकट्ठा करने वाला। तो देखें, ये मैंने कोई अवतल दर्पण लिया, और अवतल दर्पण मैंने लिया, इसकी बाहर मैंने पॉलिश की, अवतल दर्पण, इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ी तो देखा जाए ये अवतल दर्पण है, जिस पर जितनी भी प्रकाश किरण पड़ती हैं उन सबको ये एक जगह इकट्ठी कर देता है। अवतल दर्पण का मतलब, अवतल दर्पण जो होता है उसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। जितनी भी प्रकाश किरण इस पर पड़ती हैं तो उन सबको इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग नाई की दुकानों, हेल्थ क्लबों में, नाई की दुकानों में जो दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। हेल्थ क्लबों में, जिमों में, हेल्थ क्लब का मतलब जिम जो होते हैं, हेल्थ जिम, जिमों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नाई की दुकानों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चिकित्सा का मतलब डॉक्टरों के पास, दांत का डॉक्टर, कान नाक गले का डॉक्टर जो उपयोग करता है वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। इसके आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। इसके आगे नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। यदि खोखले गोले के अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मैंने खोखला गोला लिया और खोखले गोले के अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ये बन गया उत्तल दर्पण।
ये खोखला गोला था, अंदर के भाग पर पॉलिश करते हैं तो बनता है उत्तल, और इसी को मैं जब बाहर पॉलिश कर देता हूँ, उभरे हुए भाग पर पॉलिश करता हूँ, तो ये बनता था अवतल दर्पण। और खोखले गोले के अंदर के भाग पर पॉलिश करते हैं तो ये बनता है उत्तल दर्पण। यदि खोखले गोले के अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी जाए, यदि खोखले गोले के अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं ना, उसी प्रकार उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। अभिसारी जो दर्पण होता है वो इकट्ठा करने वाला होता है, परंतु अपसारी जो दर्पण होता है वो फैलाने वाला होता है। और प्रकाश किरण जिस पर इतनी भी आती है उन सबको फैला देता है तो अपसारी है, इकट्ठा कर देगा तो अभिसारी है। तो आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। इसका उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, इसका उपयोग वाहनों में पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। ड्राइवर के साइड में किसी भी वाहन में, बस में, ट्रक में, ड्राइवर के बराबर में जो शीशा लगा होता है वो पीछे वाले वाहनों को दिखाता है। इसीलिए मैं लिखा इसका उपयोग वाहनों में पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। ड्राइवर के बराबर में जो शीशा होता है पीछे से आने वाले सभी वाहनों को दिखाता है। तो ड्राइवर के साइड में जो शीशा लगा होता है बस में, ट्रक में, जीप में, वो उत्तल दर्पण ही होता है। दूसरा उपयोग, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में। सड़कों पे जो लैंप लगे होते हैं उनके पीछे जो परावर्तक तल होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे हमने लिया वक्रता केंद्र। अब देखा जाए, ये कोई खोखला गोला था, इसे मैंने काटा तो इसका ऐसे एक करके हिस्सा बन गया। इसे मैंने मान के चले यहाँ से काट दिया तो इसका ये एक हिस्सा बन गया। अब देखें, वो कह रहा वक्रता केंद्र। जब पहले ये पूरा खोखला गोला था तो इसका केंद्र भी तो रहा होगा। जब ये पूरा खोखला गोला था तो इसका सेंटर रहा होगा। ये पूरा खोखला गोला था तो इसका सेंटर रहा होगा। तो परिभाषा है वक्रता केंद्र। सबसे पहले देखें कि वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। वक्रता केंद्र सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो परिभाषा होती है उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका कटा हुआ भाग दर्पण है। उस खोखले गोले के, ये पूरा खोखला गोला था, इसे आपने काटा है ना, ये पूरा खोखला गोला था। उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका कटा हुआ भाग क्या है, दर्पण है, उसे ही हम सेंटर कहते हैं, और सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो पहली परिभाषा है उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका कटा हुआ भाग दर्पण है। उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका कटा हुआ भाग दर्पण है उसे वक्रता केंद्र कहते। ये कोई खोखला गोला था, इसमें से खोखले गोले में से मैंने ये दर्पण काटा, तो उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका कटा हुआ भाग दर्पण है उसका जो केंद्र, उसका केंद्र तो रहा होगा, उसका जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो देखें, ये दर्पण बन गया। पहले कोई खोखला गोला था, इससे मैंने काटा तो ये बन गया दर्पण। अब आगे परिभाषा है ध्रुव, जिसे हम कहते हैं ओ। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये पूरा आपका परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम ओ के नाम से जानते हैं, ध्रुव ओ। आगे नंबर 3 है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसे ही हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष, उसे ही हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। आगे कह रहा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल आर। वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं। देखें, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। नेक्स्ट है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एफ से करते हैं। ये परिभाषा है वक्रता केंद्र तथा दर्पण के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं बेटा एफ, एफ को कहते हैं मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एफ। नेक्स्ट है फोकस दूरी, जिसे मुख्य फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। परिभाषा होती है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल एफ से। एक बार और परिभाषाएं समझेंगे। वक्रता केंद्र सी पहले पूरा खोखला गोला था, पूरा खोखला गोला था, ये पूरा गोला खोखला था, इसे काट के आपने दर्पण बनाया तो उसका केंद्र था ना गोले का, खोखले गोले का, वही कहलाता है वक्रता केंद्र। ध्रुव, ये आपका परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। तीसरा था मुख्य अक्ष, ध्रुव को वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष का, उसे हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष का। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस जिसे हम कहते हैं कैपिटल एफ, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं बेटा कैपिटल एफ। इसके आगे आता है फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल एफ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।